Good morning, student of Teresa School. Welcome to online and digital class. Student of class 12th, today topic is consumer equilibrium, means उपभोक्ता का संतुलन. चैप्टर सेकंड उपभोक्ता संतुलन के ऊपर आज हम बात करेंगे कि एक उपभोक्ता होता क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है और उसके मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर इस तरह से खर्च करना होता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं. यानी कि कंज्यूमर या उपभोक्ता उसे कहते हैं जिसके पास किसी वस्तु को क्रय करने की एक शक्ति होती है और वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु को अपने संतुष्टि के अकॉर्डिंग खरीद सकता है, कम या अधिक. ठीक है. अब कहता है कि इस चैप्टर में हम उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में समझेंगे, जिसकी दो विधि हमें दे रखी है. एक है आपकी गणनावाचक विश्लेषण विधि और दूसरी है क्रमवाचक विश्लेषण विधि. ठीक है. गणनावाचक जो विश्लेषण विधि है इसको प्रतिपादित किया था मार्शल व पीगू ने, और उनके अनुसार जो है उपयोगिता को मापा जा सकता है. यानी कि उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, और इसको किस तरीके से मापा जा सकता है इसके बारे में हमें इस अध्याय के अंदर पढ़ना है. तो सबसे पहले उपयोगिता की विश्लेषणवादी हम यानी कि गणनावाचक विश्लेषण जो है उसके ऊपर बात करते हैं. उपयोगिता का सबसे पहले हम अर्थ, उपयोगिता को हम कहते हैं यूटिलिटी. कहता है उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है, और अर्थशास्त्र में उपयोगिता उसे गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त होती है जो एक उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है. दो पुस्तकें खरीदने से प्राप्त संतुष्टि यदि एक कमीज खरीदने से प्राप्त संतुष्टि से अधिक है तो हम कह सकेंगे कि पुस्तक एक उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्रदान करता है. मतलब क्या हुआ कि उपयोगिता वह वस्तु है या सेवा है जिसको हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए यूज करते हैं, और अर्थशास्त्र में इसे हम किस रूप में ले सकते हैं, इसके लिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी गणितीय स्कोर प्रदान करते हैं कि हम किसी काम को करते हैं और उससे हमें कितनी ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, उसको हम एक नंबरिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है. जैसा कि आपको एक बात बताई जा रही है कि इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दो किताब खरीदता है और एक कमीज खरीदता है, लेकिन उससे किताबों को खरीदने में ज़्यादा खुशी या ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, जबकि कमीज खरीदने पर उसे कम या संतुष्टि प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में जो किताबें हैं उसकी उपयोगिता श्रेष्ठ मानी जाएगी, कमीज की उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. उपयोगिता को मापना इसलिए कठिन है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिकता पर तथ्यों पर आधारित है, और एक वस्तु को उपभोग करने पर एक व्यक्ति को प्राप्त उपयोगिता उसी वस्तु के द्वारा दूसरे व्यक्ति उसी उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता से अलग हो सकती है. अर्थात उपयोगिता हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्थान के लिए, हर एक समय के लिए अलग अलग होती है. एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु उपयोगी होगी जरूरी नहीं है कि वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए भी जरूरी हो. ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता अलग अलग हो सकती है. ठीक है. ये उपयोगिता जो है समय, व्यक्ति के रुचि, समय के साथ, स्थान के साथ, दूरी के साथ या दूसरे चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है. ठीक है. इस उपयोगिता को मापने का काम जो है किया गया था. इसके लिए कई सारे अर्थशास्त्रियों ने काम किया. एजवर्थ ने 1881 में, एंटोनो ने 1886, फिशर ने इसे 1892 के अंदर ने बताया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है. यानी कि जितनी भी वस्तुएं हम उपभोग में ला रहे हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम किसी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं. इसका एक इन्होंने गणितीय रूप में, फलन रूप में दिया है कि U इज इक्वल टू F ब्रैकेट x1 x2 x3 x4 और इसी तरह डॉट 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 xn. मीन x जो है वो हमारी वस्तु की मात्रा, यानी कि एक वस्तु की कितनी मात्रा हम यूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर उसकी उपयोगिता निर्भर
करती है। ये एक गणित का फलनीय रूप है और ये फलन संबंध है जो एक व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा को पसंद करता है। ठीक है, और इसी क्रम में आगे कहा गया था कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसी तरह मापा जा सकता है जैसे हम किसी लिक्विड चीज़ को लीटर में नाप सकते हैं, ऊंचाई को हम या दूरी को हम मीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, हम अपने टेम्परेचर को डिग्रीज में नाप सकते हैं। तो इसी तरह हम अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उपयोगिता यानी यूटिलिटी को भी हम मापा जा सकता है। ठीक है, उपयोगिता की के बारे में हम बात करें तो उसके लिए कुछ बातों को मानना ज़रूरी होती है। अगर ये बातें मान्य होंगी तभी हमारी जो ये उपयोगिता की जो गणना है वो सही होगी। इसके लिए हमारे पास कुछ उपयोगिता मापने के लिए कुछ मान्यताएं दे रखी हैं जो निम्न प्रकार से हैं। कहता है उपयोगिता का मापन, हमसे कह रहा है उपयोगिता विश्लेषण निम्न प्रमुख मान्यताओं पर आधारित होती है। उपभोक्ता विवेकशील हो तथा विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता और इसकी गणना करता और उनके मध्य चुनाव करता है। यानी कि एक व्यक्ति जिसकी उपयोगिता हम माप रहे हैं वो व्यक्ति थोड़ा समझदार और विवेकशील होना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उससे वस्तुओं की उपयोगिता को मापने का गुण होना चाहिए और उसे चुनाव करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तभी वो अपनी वस्तुओं के मध्य चुनाव करके अपनी उपयोगिता को बता सकता है। दूसरा पॉइंट आता है उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। कहता है कि एक उपभोक्ता जो है उसके पास जो भी वस्तु है उससे वो इतना श्रेष्ठ काम करना चाहता है कि उसकी उपयोगिता अधिकतम से अधिकतम प्राप्त हो। थर्ड पॉइंट कहता है इसके साथ ही ये माना जाता है कि उपभोक्ता को विभिन्न पसंदों व चयनों की पूर्ण जानकारी होती है। यानी कि जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है उसको वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो उसको पसंद और नापसंद के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसे क्या वस्तु पसंद करना है और क्या वस्तु छोड़ना है इसकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। यानी कि हम उपयोगिता को यूटिलिटी को कैसे मान सकते हैं, पैसों के रूप में मान सकते हैं कि हमने किसी वस्तु को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया या कितना अधिक पैसा हम खर्च कर सकते हैं अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए। इसी के द्वारा हम उपभोक्ता की उपयोगिता को मापा जा सकता है। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। यानी कि पैसे की जो कीमत है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, पैसा स्थिर रहना चाहिए, पैसे में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी अगर 5-6 मान्यताओं को माना जाए तो हम उपयोगिता को अच्छे तरीके से माप सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है उपयोगिता और संतुष्टि। देखो उपयोगिता और संतुष्टि एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमारी उपयोगिताएं कम होती है और हमारी संतुष्टि क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। कहता है एक उपयोगिता को उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है किंतु संतुष्टि तो वस्तु के उपभोग करने पर ही प्राप्त होती है। उपयोगिता को आसित है और संतुष्टि को प्राप्त उपयोगिता कहा जा सकता है। यानी कि जो उपयोगिता है हमारे पास कई वस्तुओं की उपयोगिता एक साथ हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम किसी वस्तु का उपभोग करने लग जाते हैं तो उससे हमें उसको की क्या मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है और यही संतुष्टि हमारी उपयोगिता को क्या लेके चलती है, पूर्ण करती है। ठीक है, कहता है उपयोगिता को यूटिलिटी द्वारा मापा जा सकता है किंतु संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता। हो सकता है कि एक व्यक्ति की संतुष्टि अधिक हो, दूसरे व्यक्ति की उससे कम हो, तो इसलिए संतुष्टि को नहीं मापा जा सकता, जबकि उपयोगिता को क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। इसीलिए उपयोगिता जो है वो विश्लेषण में ये दोनों शब्द अपने आप में क्या माने जाते हैं, संतुष्टि और उपयोगिता को एक दूसरे का क्या माना जाता है, पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे अब उपयोगिता के प्रकार कि उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं।
मेनली हमारे को दो प्रकार के उपयोगिताओं के बारे में हम बात करेंगे, एक कुल उपयोगिता और दूसरा हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता। को कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। कहता है किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। यानी कि हम किसी वस्तु की जितनी मात्रा को यूज करते हुए अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं वो हमारी कुल उपयोगिता को रिफ्लेक्स बता सकता है। जैसे एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक आइसक्रीम की दुकान पर गए, एक ही समय में आपने एक आइसक्रीम खाया, आपकी इच्छा है कि आपको आइसक्रीम खाना है तो आपने आइसक्रीम खरीदा और आपने इसको खरीद के खा लिया, आपको उसके मन को संतुष्टि हुई। लेकिन आपकी इच्छा फिर से हो रही है उसी समय तत्काल, तो आपने दूसरी आइसक्रीम खाई, फिर तीसरी आइसक्रीम खाई, और जैसे जैसे आपके आइसक्रीम की मात्रा बढ़ती जाएगी आपके खाने की इच्छा क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी वस्तु का उपभोग करना बंद कर देंगे क्योंकि आप बिल्कुल संतुष्ट हो चुके होंगे। यानी कि कुल उपयोगिता के अंदर उस वस्तु की मात्रा निर्भर करती है कि आपने कितनी मात्रा में उस वस्तु का उपभोग किया है। ठीक है, यानी कि टोटल यूटिलिटी वही है जब हम वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को सही क्रम में सही समय पर यूज करते हैं। ठीक है, अब कहता है माना एक उपभोक्ता एक केले का उपभोग करता है, उससे उपभोग में 30 यूटिलिटी उपयोगिता प्राप्त होती है तथा उसी समय दूसरे केले का उपभोग करने से उसे 22 यूटिलिटी की उपयोगिता प्राप्त होती है जो पहले की इकाई के उपभोग से कम है। अतः दो केलों का कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 30 + 22 = 52। यानी टोटल यूटिलिटी की इजिकल टू क्या होता है, TUN इजिकल टू होता है U1 + U2 + ... UN तक। यानी जितनी बार आप एक निश्चित समय में वस्तुओं की मात्रा का उपभोग करेंगे वही आपकी क्या कहलाएगी, टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है U1 वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, U2 वस्तु की द्वितीय इकाई से, इसी तरह U3 U4 या UN तक आप लेके जा सकते हैं। कहता है इस तरह वस्तुओं की इकाई कुल के लगातार उपभोग से कुल उपभोक्ता एक बिंदु तक बढ़ती है और प्रायः घटती हुई दर से, और फिर किसी एक बिंदु पर ये अधिकतम हो जाती है, और जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उससे अधिकतम संतोष बिंदु कहा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं और यदि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि को बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपभोग जारी करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उपभोक्ता की कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। जैसा कि आपको एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आपको डायग्राम और एक टेबल दे रखी है। इसमें केले की मात्रा 0 1 2 3 4 5 6 दे रखा है और कुल उपयोगिता देखिए। जब आपने केले का उपभोग नहीं किया है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, यूटिलिटी 0 होगी। जैसे ही आपने एक केला खाया तो आपकी यूटिलिटी बढ़कर कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर आपने दूसरा केला खाया, फिर ये 16 के कन्वर्ट हो गई। थर्ड खाया, 20 हो गई। अब देखिए पहले केले में आपकी यूटिलिटी 0 से सीधे 10 हो गई थी, लेकिन जब आपने दूसरा केला खाया तो उससे आपको 16 यानी यूटिलिटी में उसमें थोड़ी गिरावट बढ़ रही है, लेकिन उसका क्रम जो है वो घट रहा है, वो 16 पे चला गया। अब 16 से फिर आप 20 पे गए तो इसमें 4 की गिरावट नज़र आ रही है। फिर 20 से आप 22 पे गए तो 2 पे, और 22 पे आकर के बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा आप केला खाना नहीं चाहते, फिर भी आपको ज़बरदस्ती केला खिलाया जा रहा है या यूज किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा कि डायग्राम में आपको 2.1 में दिखाया हुआ है कि देखिए शुरू में आपने 0 से स्टार्ट किया। आप कर्व को देखिए, 0 से आपने स्टार्ट किया, 0 के बाद पहले के अंदर 10 पे आप गए, 10 के बाद 16 में गए, 16 के बाद आपने क्या किया, इसके अंदर 20 पे गए, 20 के बाद आप 22 पे गए, और 22 पर जा कर के आपको श्रेष्ठतम यानी आपको बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त हो गई। और उस संतुष्टि के द्वारा अब आप अधिक केले का उपयोग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आपका उपभोग बढ़ाया गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी उपयोगिता क्या हो गई, कम हो गई, जो कि आपको डायग्राम के अंदर स्पष्ट दिखाई जाती है। यानी कि एक व्यक्ति को अगर आवश्यकता से अधिक एक ही वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी यूटिलिटी पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक समय के बाद
वो रुक जाती है और फिर भी उसका उपयोग वो करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता उसके लिए कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुल उपयोगिता के बाद आता है सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता वो होती है जो एक उपयोगिता के यूज यानी कि एक वस्तु के उपभोग करने के बाद दूसरे वस्तु के उपभोग के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, कहता है किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता में आने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। मतलब कि अगर आप एक वस्तु, जैसे आपने एक केला खाया, आपको पहला केला खाते ही आपको 10 यूटिलिटी प्राप्त हुई थी, लेकिन आपने जैसे दूसरा केला खाया तो आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई, यूटिलिटी बढ़ी, 16 हुई, लेकिन पहले की अपेक्षा में उसमें क्या आ गई, कमी, यानी 16 माइनस जब आप 10 कर देंगे तो बचेगा 6, तो यानी कि इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, आपके पास 6 की हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास सीमांत उपयोगिता क्या है के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ पे MUN जो है वो सीमांत उपयोगिता को रिप्रेजेंट करता है, TUN कुल उपयोगिता को, और TUN माइनस 1 जो है इकाई की कुल उपयोगिता को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में कहता है कि MU क्या होता है, MUN इज इक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग में परिवर्तन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है सीमांत उपयोगिता में एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन का प्रभाव कुल उपयोगिता पर देखा जा सकता है। यदि उपभोग में परिवर्तन एक इकाई से ज़्यादा होने पर सीमांत उपयोगिता की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है कि MUN इज इक्वल टू, यानी सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग की मात्रा में भी परिवर्तन, यानी कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यानी कि आपने पहले एक वस्तु उपयोग किया, अब आप दूसरी उपयोग कर रहे हैं, यानी कि एक यूनिट में आप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होती है। हमेशा जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमारी टोटल मतलब सीमांत उपयोगिताओं का जो कैलकुलेशन होता है उसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसको आपको एक चार्ट में आपको नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये केले वाला ही चल रहा था, टेबल दे रखी है आपको, केले की मात्रा दे रखी है, टोटल उपयोगिता पहले वाले में 0 थी, दूसरा जब आपने फर्स्ट केला यूज किया तो 10 माइनस 0 करने पर 10 आया, फिर दूसरे में 16 माइनस 10 करने पर 6 आया, थर्ड में आपके 20 माइनस 16 करने पर 4 आया, सेकंड में आपके 20 माइनस 22 माइनस 20 करने पर 2 आया, फिर 22 माइनस 22 करेंगे तो 0, और फिर 20 माइनस जब आपका 22 करेंगे तो माइनस का 2, यानी सीमांत उपयोगिता घटती। इसका भी आपको डायग्राम नीचे दिया हुआ है। देखिए सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू, इधर सीमांत उपयोगिता और इस पे यूटिलिटी दे रखी है। सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देगा, जबकि जो कुल उपयोगिता वक्र है वो नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ धीरे धीरे क्रम में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और एक बिंदु पर आकर के वो श्रेष्ठ हो जाता है, और जहाँ पर वो श्रेष्ठ होता है वहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, अगर उसके बाद भी आप वस्तु का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाएगी और कुल उपयोगिता में भी आपको कमी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं जो कि हम इस तालिका के में जो हमने डायग्राम देखा उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर बात करता है। देखिए कहता है कि तालिका 2.1 में आपको 2 डायग्राम दिए हुए थे, उनके पर बात करते हैं। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में निम्न संबंध पाए जाते हैं। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है, और इस बिंदु को उपभोक्ता की संतृप्त बिंदु कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया बिंदु Q इस बिंदु से प्राप्त
समाप्ति से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन कुल उपयोगिता की वृद्धि दर में घटावट। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो क्यू बिंदु आप धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यू पर जाकर के आपको बिल्कुल अधिकतम संतुष्टि हो जाती है, और इस क्यू बिंदु के बाद आप उपभोग बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगी, यानी नीचे की तरफ झुकने लग जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमको कहता है कि संतृप्त बिंदु से आगे भी यदि उपभोक्ता को वो वस्तु को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता माइनस, यानी कि अगर आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं उसके बाद भी आपको उस वस्तु का यूज करना किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुल उपयोगिता धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो जाएगी, और वो कुल उपयोगिता तो कम होगी लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब कहता है चित्र 2.1 बी के अंदर एक्स अक्ष पर केले की संख्या को दर्शाया गया और वाई अक्ष पर केले के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया। सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल बाएं से दाएं गिरते हुए, यानी ऊपर से नीचे जो है आपके लेफ्ट टू राइट जो है वो गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक्स वस्तु के उपरोत्तर उपभोग पर सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है और केले की 5 इकाई के उपभोग पर सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर हो जाती है। यहाँ पर चित्र ई बिंदु द्वारा निरूपित किया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए ई पॉइंट पर आने पर आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और इसके बाद भी अगर आप इसकी यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या चला जाता है, ऋणात्मक चला जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि सीमांत उपयोगिता का जो है कार्यक्रम यहाँ पे, और उसके बाद कहता है यहाँ पर चित्र ई बिंदु द्वारा निरूपित किया गया और इसके उपरांत केले के उपभोग पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लग जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में रिलेशन सब के समझा, और उपयोगिता और उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हमने बात की, जिससे पता चला कि एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु की कितनी मात्रा यूज कर रहा है उससे हम उसकी यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता की जानकारी बाई गणितीय विधि द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इससे में इसी चैप्टर में हम कल या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हैव ए नाइस डे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने आप को हमेशा सुरक्षित